हेलो दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल ऑन AEC प्लस डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। तो सोर इस सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। एसएससी जेईई 2023 मेंस के लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं और ये जो सीरीज है इसमें अभी फिलहाल हम थर्मोडाइनमिक्स पढ़ रहे हैं और थर्मोडाइनमिक्स का लेक्चर नंबर 7 है। इससे पहले वाला सेशन आई होप आप लोगों ने देखा होगा, काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिली होगी। और इसी तरह से अगर आप सारे सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हो, अपनी प्रिपरेशन को इफेक्टिव बनाना चाहते हो, तो हमारी एप्लीकेशन AEC प्लस पर इसके लिए एक कंप्लीट बैच भी अवेलेबल है, प्रैक्टिस प्लस रिवीजन बैच, जिस बैच के अंदर आपको लगभग 200 प्लस आवर्स के लेक्चर्स मॉड्यूल्स मिलेंगे, जिससे आप आपके बड़े से बड़े सब्जेक्ट को काफ़ी कम समय में रिवाइज कर सकते हो। साथ में इस बैच के अंदर आपको सब्जेक्ट वाइज लगभग 3000 प्लस क्वेश्चंस, अच्छे गेट ES लेवल के क्वेश्चंस के सेशंस आपको देखने को मिलेंगे। इस बैच के अंदर टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड है और साथ में सभी सेशन की आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हो। बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 15 अक्टूबर से। तो अगर आपको एनरोल करना है तो आप AEC प्लस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और वहां पर चेकआउट कर सकते हैं, बैच अवेलेबल है। चलिए तो सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए थर्मोडायनेमिक्स हम पढ़ रहे हैं, थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 7 है। तो स्टार्ट करते हैं इस सेशन का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 121 क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखिए क्या है। इन ए थ्रोटलिंग प्रोसेस विच वन ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर रिमेन कांस्टेंट। अब देखिए थ्रोटलिंग क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। थ्रोटलिंग एक आइसनथेल्पिक प्रोसेस होती है। थ्रोटलिंग जो है एक आइसनथेल्पिक प्रोसेस होती है और इस प्रोसेस में क्या होता है, आइसनथेल्पिक एक्सपांशन हम इसको बोलेंगे। तो यहां पर क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा, प्रेशर डिक्रीज होता है। और आइसनथेल्पिक प्रोसेस अगर हम बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनलेट और एग्जिट पर एंथैल्पी जो रहेगी क्या रहेगी, सेम रहेगी। ये एक हाईली इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है, इरिवर्सिबल प्रोसेस। एग्जाम्पल, अगर कोई फ्लूइड पास हो रहा है कैपिलरी ट्यूब से या फिर किसी पोरस प्लग से या पार्शली ओपन टैप, तो ये सब एग्जाम्पल होते हैं किसके, थ्रोटलिंग के। तो हमेशा ध्यान रखें थ्रोटलिंग प्रोसेस में जो फ्लूइड की एंथैल्पी होगी इनलेट पर, वही एंथैल्पी आपको देखने को मिलेगी एग्जिट पर। प्रेशर यहां पर क्या होगा, डिक्रीज होगा। और भी चीजें मैं आप लोगों को बता देता हूं। एंट्रोपी जो है थ्रोटलिंग प्रोसेस में क्या होगी, बढ़ेगी, मतलब एंट्रोपी एग्जिट पर क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। चेंज इन एंट्रोपी जो रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा और प्रेशर जो होगा क्या होगा, डिक्रीज होगा। और टेम्परेचर की अगर हम बात करें कि थ्रोटलिंग प्रोसेस में टेम्परेचर, जो वर्किंग सब्सटेंस है उसका टेम्परेचर क्या होगा, तो टेम्परेचर बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है या कांस्टेंट भी रह सकता है। टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा अगर जो सब्सटेंस है जिसकी आप थ्रोटलिंग करा रहे हो वह अगर आइडियल गैस है। तो आइडियल गैस के केस में, आइडियल गैस के केस में आप ध्यान रखें टेम्परेचर जो रहेगा वो भी कांस्टेंट रहेगा। इनलेट और एग्जिट पर टेम्परेचर क्या रहेगा, सेम रहेगा। और टेम्परेचर बढ़ेगा या कम होगा ये डिपेंड करेगा जूल थॉमसन कोएफिशिएंट पर, म्यू की वैल्यू पर डिपेंड करेगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को पता होना चाहिए। तो अगर हम यहां पर देखें तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि थ्रोटलिंग प्रोसेस में एंथैल्पी जो होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। टेम्परेचर हम कांस्टेंट नहीं बोल सकते। टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा किस केस में, मतलब इनलेट और एग्जिट का टेम्परेचर सेम रहेगा जब हमारा वर्किंग सब्सटेंस क्या होगा, आइडियल गैस होगा। इसलिए यहां पर हम कंफर्म नहीं बोल सकते हैं कि टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसलिए इसका बेस्ट आंसर जो रहेगा ऑप्शन सी रहेगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 122 क्या बोल रहा है, ए क्लोज सिस्टम रिसीव 60 किलो जूल ऑफ हीट बट इट्स इंटरनल एनर्जी डिक्रीज बाय 30 किलो जूल। एक क्लोज सिस्टम है। क्लोज सिस्टम क्या होता है, जहां पर मास का कोई इंट्रैक्शन नहीं होता है। ये क्लोज सिस्टम है, ये हीट रिसीव कर रहा है कितनी, 60 किलो जूल हीट को रिसीव कर रहा है। और क्या बोला है, बट इट्स इंटरनल एनर्जी डिक्रीज बाय 30 किलो जूल। इसकी जो इंटरनल एनर्जी, यू से हम डिनोट करते हैं, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है। कितनी डिक्रीज हो रही है, इट विल बी 30 किलो जूल। ओके, अब क्या बोला है, देन द वर्क डन बाय द सिस्टम। डेफिनेटली कुछ वर्क हो रहा होगा तभी हम हीट सप्लाई कर रहे हैं और इंटरनल एनर्जी भी डिक्रीज हो रही है। अदरवाइज अगर कोई वर्क नहीं होता है तो हीट सप्लाई करने पर क्या होती है, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। तो डेफिनेटली यहां से हमें कुछ ना कुछ वर्क मिलेगा। तो ये वर्क कितना मिलेगा ये हमें निकालना है। तो डेफिनेटली आप आसानी से निकाल सकते हो क्योंकि क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, क्लोज सिस्टम का है। तो इसके लिए हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएंगे। क्या होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू।
हीट सप्लाई टू द सिस्टम इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव, तो ये हमारा 60 हो जाएगा। इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, तो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो फाइनल इंटरनल एनर्जी जो रहेगी वो कम रहेगी। इसका मतलब ये हुआ इनिशियली, सपोज मैं एग्जांपल लेता हूं कि इनिशियली सपोज कितना है 100 है, डिग्रीज कितनी हो गई 30 हो गई, तो बची हुई कितनी 70, तो 70 माइनस 100 जो होगा क्या होगा नेगेटिव होगा। तो हमेशा ध्यान रखें डिग्रीज है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे -30 लिखेंगे। और वर्क हमें कितना मिल जाएगा यहाँ से, तो ये वर्क हमें मिल जाएगा 30 + 60 = 90 किलोवाट। देखिए गलती होने के चांसेस है बिल्कुल यहां पर भी है, क्यों, क्योंकि अगर आपने यहां पर साइन का ध्यान नहीं दिया या अगर यहां पर आपने प्लस ही ले लिया तो देखिए आंसर कितना जाएगा 30 आ जाएगा। यहां पर आपने हीट का साइन को अगर सही कंसिडर नहीं किया तो भी आंसर आपका अलग आ जाएगा। वो सब आंसर जो है ऑप्शन में अवेलेबल है, तो आपको ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को। यहां पर खास करके आपको ध्यान रखना है कि साइन जो लेते हैं वो किस तरह से हम लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 123 क्या बोल रहा है, एयर इज बीइंग फोर्स्ड बाय द बाइसाइकिल पंप इनटू अ टायर अगेंस्ट ए प्रेशर ऑफ 4.5 बार। हमारे पास एक टायर है, इस टायर के अंदर हम क्या करें, एयर को पुश करें अगेंस्ट द प्रेशर ऑफ 4.5 बार। इसके अंदर का जो प्रेशर है वो कितना है 4.5 बार है, और इस टायर के अंदर हम क्या करें एयर को पंप करें। अब क्या बोला यहां पर, ए स्लो डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ पिस्टन कैन बी अप्रोक्सीमेटेड एज। अब ये जो एयर को हम पुश करें ये किसकी मदद से करें, ये एयर को हम पुश करें पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट की मदद से। आपने देखा होगा हवा भरने का पंप जो आता है मैनुअली जिससे अपन हवा को पुश करते हैं, तो ये जो प्रोसेस होगी ये प्रोसेस कौन सी होगी। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन में बोला गया है स्लो डाउनवर्ड मूवमेंट, मूवमेंट जो हो रहा है पिस्टन का क्या हो रहा है स्लो डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है। अब देखिए यहां पर आप इसके अंदर हवा को फिल कर रहे हो, हाई प्रेशर से एयर जा रही है, तो ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस तो होगी नहीं, क्योंकि प्रेशर डिफरेंस होगा तभी ये एयर अंदर जाएगी, तो आइसोबैरिक तो होगी नहीं। अब अगर मैं बात करूं क्या ये थ्रॉटलिंग प्रोसेस होगी, क्या थ्रॉटलिंग प्रोसेस में क्या होता है एंथैल्पी कांस्टेंट होती है, जबकि यहां पर आप क्या कर रहे हो वर्क डन कर रहे हो, तो ये भी नहीं होगा। एडियाबेटिक प्रोसेस होगी क्या, बिल्कुल नहीं बोल सकते एडियाबेटिक, क्योंकि यहां पर हीट का इंटरेक्शन होगा, कोई इंसुलेशन वगैरह की बात नहीं कर रखी। तो हमेशा ध्यान रखिए अगर स्लो मूवमेंट बोला है पिस्टन का तो स्लो प्रोसेस जो होती है कौन सी प्रोसेस होती है आइसोथर्मल होती है। तो यहां पर इस सिस्टम के अंदर जो प्रोसेस हमें देखने को मिलेगी पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट के अंदर स्लो मूवमेंट हो रहा है डाउनवर्ड, तो ये जो प्रोसेस होगी क्या कहलाएगी आइसोथर्मल प्रोसेस कहलाएगी, ध्यान रखिएगा। तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। स्लो मूवमेंट बोला था इसकी वजह से ये आंसर हमारा आइसोथर्मल आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 124, वर्क ट्रांसफर बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग। वर्क ट्रांसफर, अब देखिए वर्क और हीट के बारे में सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता होना चाहिए, और वर्क और हीट के बारे में जितने भी पॉइंट है वो कॉमन है। ओनली द डिफरेंस इज कि हम बोलते हैं फाइनली कि वर्क जो होता है हाई ग्रेड ऑफ एनर्जी होता है और हीट जो होता है लो ग्रेड ऑफ एनर्जी होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल द पॉइंट आर सेम फॉर वर्क एंड हीट ट्रांसफर। तो वर्क और हीट ट्रांसफर के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें लोगों को पता होना चाहिए। देखिए वर्क एंड हीट ट्रांसफर जो होता है वो पाथ पे डिपेंड करता है, इट इज नॉट ए पॉइंट फंक्शन, तो पॉइंट फंक्शन नहीं होगा। इट इज ऑलवेज गिवन बाय पीडीवी, ऑलवेज थोड़ी होगा यार, वीडीपी भी तो लिखते हैं अपन, माइनस वीडीपी भी तो लिखते हैं, ऑलवेज तो नहीं लिखेंगे अपन पीडीवी, ये भी गलत है। इट इज अ फंक्शन ऑफ प्रेशर ओनली, ऐसा कुछ भी नहीं है। वर्क जो होता है वो प्रेशर वॉल्यूम बहुत सारे पैरामीटर पर डिपेंड करता है, आपने अलग अलग प्रोसेस में अलग अलग फॉर्मूले पढ़े हैं वर्क के, तो इट इज फंक्शन ऑफ ओनली प्रेशर, ये बोलना भी गलत है। तो इसका मतलब यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या बोल रहा है, डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलो बाय द सिस्टम। यस, देखिए वर्क कितना होगा, वर्क इंटरेक्शन कितना होगा, ये डिपेंड करेगा कि पाथ क्या है। एडियाबेटिक प्रोसेस है, आइसोथर्मल है, आइसोबैरिक है, आइसोकोरिक है, पॉलीट्रॉपिक है, किस तरह की प्रोसेस है, डेफिनेटली उस पर डिपेंड करेगा कि वर्क इंटरेक्शन कितना होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125 क्या बोला है, देयर इज नो वर्क ट्रांसफर इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। इनमें से आपको बताना है कि कौन सी प्रोसेस में कोई वर्क ट्रांसफर नहीं होगा। एडियाबेटिक एक्सपांसन, तो एडियाबेटिक एक्सपांसन में वर्क ट्रांसफर हम पढ़ते हैं कितना होता है P1 V1 माइनस P2 V2
डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1, ये फॉर्मूला हम पढ़ते हैं अगर हमारा क्लोज सिस्टम है तो, और ओपन सिस्टम होता है तो आप ध्यान रखें, मतलब कि अगर मैं बात करूं कंप्रेशन वर्क और कंप्रेसर वर्क, ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, तो उसमें गामा का मल्टीप्लाई हो जाएगा। आइसोथर्मल एक्सपांसन, आइसोथर्मल एक्सपांसन में भी हम पढ़ते हैं वर्क हीट ट्रांसफर के बराबर होता है वर्क ट्रांसफर। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में जब एडियाबेटिक में हो रहा तो पॉलीट्रॉपिक में तो होगा ही होगा, फॉर्मूला सेम रहेगा, गामा की जगह एन आ जाएगा। आइसोथर्मल का भी फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए। तो फ्री एक्सपांसन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कोई वर्क ट्रांसफर नहीं होता है, नो वर्क ट्रांसफर इन्वॉल्व। अब देखिए फ्री एक्सपांसन के बारे में अगर मैं आपको बताऊं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो फ्री एक्सपांसन का मतलब क्या होता है ये थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। फ्री एक्सपांसन का मतलब होता है एक्सपांसन अगेंस्ट द वैक्यूम। सपोज हमारे पास एक चैम्बर है और इस चैम्बर में हमने क्या कर दिया, एक पार्टीशन कर दिया, और इसके अंदर क्या भरी हुई है, एयर भरी हुई है एक तरफ, और दूसरी तरफ क्या है, वैक्यूम है। और अगर हम इस पार्टीशन को खोल देते हैं तो ये गैस जो है क्या होगी, यहां पर एक्सपांड होगी, फैल जाएगी, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो हम एक्सपांसन बोलेंगे। अब देखिए क्या यह कहलाता है क्या फ्री एक्सपांसन? यस, क्योंकि देखिए यहां पर वैक्यूम है तो एक्सपांसन अगेंस्ट द वैक्यूम क्या कहलाएगा, फ्री एक्सपांसन। अब देखिए यहां पर एक्सपांसन हो रहा है बट ऑल्दो देयर विल बी नो वर्क ट्रांसफर। क्यों वर्क ट्रांसफर नहीं हो रहा है? क्योंकि देखिए वर्क कब होगा, जब कोई रेजिस्टेंस होगा। अब इस एक्सपांसन को कोई अपोज करने वाला नहीं है, एक्सपांसन को अगर कोई अपोज करने वाला नहीं है, आप खुद सोचिए कि वर्क का मतलब क्या होता है। वर्क का हम मैथमेटिकली इस तरह से डिफाइन करते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए यहां पर डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है बट किसके अगेंस्ट हो रहा है, क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स इसको अपोज कर रहा है क्या? नहीं, क्योंकि इधर तो वैक्यूम है, इसलिए यहां पर ये टर्म जीरो होने की वजह से हम क्या बोलेंगे कि कोई वर्क इंटरेक्शन नहीं होता है फ्री एक्सपांसन। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए यहां पर कोई वर्क इंटरेक्शन नहीं होगा तो वर्क जो होगा यहां पर ये क्या होगा, जीरो होगा। बट अगर आपसे कोई पूछता है यहां पर क्या पीडीवी वर्क जो होगा ये जीरो होगा क्या, तो आप ध्यान रखें पीडीवी वर्क इज नॉट इक्वल टू जीरो। पीडीवी वर्क जो होता है ये डिफाइन होता है किसके लिए, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, और ये फ्री एक्सपांसन जो प्रोसेस है ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। तो ध्यान रखें पीडीवी इज नॉट इक्वल टू जीरो, वर्क इंटरेक्शन जो होगा वो जीरो होगा। और इसके अलावा अगर हम बात करें यहां पर, अगर हमारा ये जो वर्किंग सब्सटेंस है अगर गैस है, आइडियल गैस है, तो यहां पर इंटरनल एनर्जी, इनिशियल और फाइनल इंटरनल एनर्जी जो रहेगी क्या रहेगी, सेम रहेगी। और इंटरनल एनर्जी जो होती है आइडियल गैस के लिए किसका फंक्शन होती है, टेम्परेचर का। तो आप ध्यान रखें इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर जो रहेगा वो भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। कोई इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं आएगा, इसका मतलब हुआ कोई वर्क इंटरेक्शन नहीं होगा और कोई हीट इंटरेक्शन नहीं होगा। तो फ्री एक्सपांसन में अगर आपसे पूछा जाता है तो आप ध्यान रखें वर्क इंटरेक्शन के अलावा हीट इंटरेक्शन भी यहां पर क्या होगा, जीरो होगा। और हीट इंटरेक्शन, वर्क इंटरेक्शन अगर दोनों जीरो है तो यहां पर इंटरनल एनर्जी में भी कोई चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। और ये जो प्रोसेस होती है इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है। इज इट क्लियर? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 126 क्या बोल रहा है, दिस प्रोसेस इज वन इन विच देर इज ओनली वर्क इंटरेक्शन, देर इज ओनली वर्क इंटरेक्शन बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग। दिस प्रोसेस इज वन इन विच देर इज ओनली वर्क इंटरेक्शन बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो ऐसी कौन सी प्रोसेस है जिसमें केवल वर्क इंटरेक्शन होगा? अच्छा, इंटरेक्शन तो दो ही चीजों का होता है। इंटरेक्शन जो होता है आइदर हीट का होगा या फिर वर्क का होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हीट का इंटरेक्शन जो है वो क्या है, जीरो है। तो हीट इंटरेक्शन जीरो है तो ऐसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एडियाबेटिक बोलते हैं। ये तो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे। तो क्या डायबेटिक प्रोसेस होगी, एडियाबेटिक होगी, आइसोथर्मल होगी या क्वासिस्टेटिक होगी? तो डेफिनेटली ऐसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, एडियाबेटिक बोलेंगे। ओके, जो आइसोथर्मल प्रोसेस होती है, आइसोथर्मल में हीट और वर्क के इंटरेक्शन दोनों होते हैं और दोनों एग्जैक्टली सेम होते हैं। तो आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 127, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस द हीट इज फुल्ली कन्वर्टेड इनटू वर्क। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया हीट इज फुल्ली कन्वर्टेड इनटू वर्क। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अगर हम लगाते हैं तो dq इज इक्वल टू du प्लस डेल w। तो हीट
कंप्लीटली वर्क में कब कन्वर्ट होगी, जब ये वाली जो टर्म है ये क्या हो जाए, जीरो हो जाए। चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो, इसका मतलब इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट। इंटरनल एनर्जी फंक्शन होती है टेम्परेचर का, किसके लिए, आइडियल केस के लिए, टेम्परेचर कांस्टेंट। तो मतलब प्रोसेस क्या बनेगी, आइसोथर्मल प्रोसेस बनेगी। आइसोथर्मल प्रोसेस में आप ध्यान रखें हीट इंटरेक्शन जो होगा वही वर्क इंटरेक्शन के बराबर रहेगा। इज इट द वायलेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, नो। प्रोसेस में पॉसिबल है हीट और वर्क सेम हो। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो होता है ये साइकिल के लिए होता है, ध्यान रखें। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस इसको हम कहेंगे, जिसमें हीट और वर्क इंटरेक्शन दोनों क्या होगा, बराबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 128 क्या बोल रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर ए थ्रोटलिंग प्रोसेस। थ्रोटलिंग के बारे में अभी थोड़ी देर पहले भी मैं बहुत सारे पॉइंट आपको बता चुका हूं। थ्रोटलिंग के लिए आपको यहां पर 3 स्टेटमेंट दिए हैं थ्रोटलिंग से रिलेटेड, आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से करेक्ट स्टेटमेंट। सबसे पहला स्टेटमेंट है इट इज एन एडियाबेटिक प्रोसेस। सेकंड, देयर इज नो वर्क ट्रांसफर इन दिस प्रोसेस, एंट्रोपी इंक्रीजेस इन थ्रोटलिंग प्रोसेस। ओके, तो डेफिनेटली अगर आपने जो पहला, इससे पहले जो क्वेश्चन अपन ने पढ़ा था, जो क्वेश्चन अपन ने देखा था, अगर आपने उस पर अगर ध्यान दिया हो तो यहां तो आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं। तो मैंने आपको बताया था कि कोई हीट का इंटरेक्शन नहीं होता है, बिल्कुल करेक्ट है, कोई वर्क ट्रांसफर नहीं होता है, और एंट्रोपी जो होगी डेफिनेटली क्या होगी, थ्रोटलिंग प्रोसेस में बढ़ेगी, इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है। तो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है तो आंसर भी क्या होगा, ऑप्शन ए होगा, 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, सिंपल सा न्यूमेरिकल है, देखिए क्या है, इफ द वर्क डन ऑन ए क्लोज सिस्टम इज 20 किलो जूल पर केजी। एक क्लोज सिस्टम है हमारे पास, इसके ऊपर वर्क डन हो रहा है, कितना हो रहा है, 20 किलो जूल पर केजी वर्क डन हो रहा है, एंड 40 किलो जूल पर केजी हीट इज रिजेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम। यहां से 40 किलो जूल पर केजी हीट जो है क्या हो रही है, रिजेक्ट हो रही है। क्या बोला है, इट्स इंटरनल एनर्जी डिक्रीज बाय। पहली बात तो ये आप यहां पर ध्यान रखें कि इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी क्या, बिल्कुल होगी। क्यों, क्योंकि जितना हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, ये हीट सप्लाई है, उससे ज्यादा हमें वर्क मिल रहा है, तो डेफिनेटली इसकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। कितनी डिक्रीज होगी, 20 सप्लाई कर रहे हैं, 40 मिल रहा है, तो लॉस में कितना होगा, 20 होगा। तो डिक्रीज जो होगा कितना होगा, 20 किलो जूल। आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगा के भी निकाल सकते हो। अब यहां पर ध्यान देने की बात यह है कि स्टूडेंट जो है वो गलती कर बैठते हैं, 20 भी दे रखा है, -20 भी दे रखा है। तो देखिए मैंने सिंपल भाषा में अभी तक जो भी वर्ड बोले बिल्कुल एग्जैक्टली करेक्ट बोले। कितनी डिक्रीज हुई, 20 डिक्रीज हुई। आप अगर किसी से 100 रुपए उधार ले रहे हो, 100 रुपए आपने उधार लिए और आप किसी को दे रहे हो कितना, 200, तो आपके पास कमी कितनी आई, कितने की कमी हो गई। आप बोलोगे सर मेरे पास 100 की कमी हो गई, 100 लिए थे मैंने, 200 दे दिए तो 100 की कमी हो गई, या 200 खर्च कर दिए तो कमी कितने की हो गई, 100 की कमी हो गई। आप ऐसा तो नहीं बोलोगे ना कि -100 की कमी हो गई। बात समझ में आई ना। तो ये साइन का आपको खास करके ध्यान रखना है, स्पेशली यहीं पर गड़बड़ी करते हैं। तो करेक्ट आंसर जो रहेगा वो 20 ही रहेगा, -20 में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 130, द एंथैल्पी ड्रॉप फॉर फ्लो थ्रू कन्वर्जेंट हॉरिजॉन्टल नोजल इज 100 किलो जूल पर केजी। एक नोजल है कन्वर्जेंट हॉरिजॉन्टल नोजल, इससे फ्लूइड पास हो रहा है, तो एंथैल्पी ड्रॉप जो है ये हमें दे रखा है कितना, 100 किलो जूल पर केजी। ओके, इफ द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एट द इनलेट टू द नोजल इज नेग्लिजिबल। यहां की जो वेलोसिटी है ये नेग्लिजिबल है। द एग्जिट वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड, तो यहां पर हमें एग्जिट वेलोसिटी बतानी। तो एग्जिट वेलोसिटी के लिए सिंपल सा रिलेशन होता है जो आप ध्यान रखें, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन चाहो तो आप यहां पर यूज कर सकते हो, उसी से आता है ये रिलेशन। और ये रिलेशन क्या बनता है, 2000 इनटू चेंज इन एंथैल्पी। 2000 इसलिए लिखा है यहां पर
2 आता है, 2 को हमने मल्टीप्लाई किया 1000 से, क्योंकि यहाँ पर एंथैल्पी चेंज जो है वो किलो जूल में जनरली गिवन होता है। तो यहाँ पर आप अगर 2000 लिख रहे हो तो यहाँ पर चेंज इन एंथैल्पी हमेशा किलो जूल पर केजी में ही लिखेंगे। तो आंसर आपका आएगा किसमें, मीटर पर सेकंड। यहाँ पर अगर आपने 2000 लिखने के बाद में एंथैल्पी को अगर आपने जूल में कन्वर्ट कर लिया तो आंसर आपका गलत आ जाएगा। चलिए, तो यहां पर देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा, 2000 मल्टीप्लाई बाय 100, 100 बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 20, तो 6 के करीब होता है। चलिए कैलकुलेट कर लेते, 447 आना चाहिए शायद, स्क्वायर रूट ऑफ 20, यस करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 447। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। ऑप्शन को देख के आप आंसर लगा सकते थे, कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 131 क्या बोल रहा है, बाय इंटीग्रेटिंग यूलर्स इक्वेशन बिटवीन टू सेक्शन 1 एंड 2 फॉर फ्लो ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल इनविसिड फ्लूइड थ्रू ए पाइप वी गेट। फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन आ गया है ऑल्दो ये, पर कोई बात नहीं। यूलर्स इक्वेशन जो है अगर उसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो यूलर्स इक्वेशन के इंटीग्रेशन से हमें मिलती है बर्नौली इक्वेशन। तो ये आप ध्यान रखें सीधा सीधा। अच्छा, बर्नौली इक्वेशन किसके लिए हम यूज करते हैं ये भी ध्यान रखें। बर्नौली इक्वेशन हम यूज करते हैं इनकम्प्रेसिबल इनविसिड फ्लूइड के लिए, ये इसके अजम्पशन पता होना चाहिए। और देखिए जो थर्मल साइंस होता है हमारा, थर्मोडायनेमिक्स होता है, यहां पर भी हम एक इक्वेशन यूज करते हैं जिसे हम बोलते हैं स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। तो ये स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन जो होती है, ये फ्लूइड हमारा कंप्रेसिबल हो या इनकम्प्रेसिबल हो, दोनों के लिए यूज करते हैं। यही डिफरेंस होता है बर्नौली और स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन में। बर्नौली इक्वेशन जो है केवल इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए वैलिड होती है, जबकि स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन जो होती है वो कंप्रेसिबल इनकम्प्रेसिबल, मतलब जहां आप बर्नौली इक्वेशन यूज कर रहे हो वहां पर आप स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन को यूज करोगे तब भी आंसर सेम मिलेगा। बट जहां आप स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन यूज करो ऐसा जरूरी नहीं है कि वहां पर बर्नौली इक्वेशन लग जाए। बर्नौली केवल लगती है इनकम्प्रेसिबल के लिए, तो स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई बर्नौली से भी, ध्यान रखें। देखिए ये यूलर्स इक्वेशन है, और इस यूलर्स इक्वेशन का जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो यू विल बी गेट बर्नौली इक्वेशन। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये आप ध्यान रखें। स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन अपन कई बार देख चुके हैं, वो आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 132 क्या बोला है, फॉर स्टडी फ्लो थ्रू एन इंसुलेटेड हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट डायमीटर पाइप दिस प्रॉपर्टी रिमेन कांस्टेंट। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला, स्टडी फ्लो। स्टडी फ्लो का मतलब क्या हुआ, जितना मास एंटर करेगा उतना ही मास क्या होगा, बाहर निकलेगा। ओके, मास एंटरिंग इज इक्वल टू मास एग्जिट। अब क्या बोला है, एक हॉरिजॉन्टल इंसुलेटेड पाइप है, ले लेते हैं अपन। एक हॉरिजॉन्टल इंसुलेटेड पाइप अपन ने ले लिया, देखिए इंसुलेटेड पाइप बोला, इसका मतलब कोई हीट का इंट्रैक्शन नहीं होगा। तो इसके लिए स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन आप लगाएंगे तो क्या लिखेंगे हम, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन H1 प्लस C1 का स्क्वायर बाय 2 प्लस GZ1 प्लस Q इज इक्वल टू H2 प्लस C2 का स्क्वायर बाय 2 प्लस GZ2 प्लस वर्क इंट्रैक्शन। देखिए हॉरिजॉन्टल पाइप है, डेटम एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। यूनिफॉर्म डायमीटर बोल रखा तो वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। इंसुलेटेड है तो कोई हीट का इंट्रैक्शन नहीं होगा, और यहां पर वर्क का इंट्रैक्शन भी नहीं होगा। तो कौन सी प्रॉपर्टी कांस्टेंट रहेगी, डेफिनेटली जो फ्लूइड इंटर करेगा उसकी जो एंथैल्पी होगी वही जो फ्लूइड बाहर निकलेगा उसकी एंथैल्पी होगी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो ध्यान रखें, फॉर स्टडी फ्लो थ्रू एन इंसुलेटेड पाइप, अब कांस्टेंट डायमीटर बोल रखा, डायमीटर अगर कांस्टेंट है तो वहां पर एंथैल्पी में कोई चेंज नहीं आएगा। ओके, तो ये आइसेंथैल्पिक प्रोसेस यहां पर हमें देखने को मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे पहले देखिए ये कैलकुलेशन भी यहां पर उन्होंने बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, एक्सप्रेशन इंटीग्रेशन 1 to 2 किसका, पीडीवी का, गिव्स द मेजर ऑफ वर्क ड्यूरिंग
तो देखिए इंटीग्रेशन अगर हम कर रहे हैं किसका कर रहे हैं, ये भी ध्यान रखें, पीडीवी का। तो ये पीडीवी वर्क जो होता है इसे हम क्या बोलते हैं, नॉन फ्लो वर्क। क्या बोलते हैं, नॉन फ्लो वर्क। क्लोज सिस्टम के लिए हम इसको यूज करते हैं। अब ये इक्वेशन हम कब यूज करते हैं, जब प्रोसेस कैसी हो, रिवर्सिबल हो, रिवर्सिबल प्रोसेस हो। क्लोज सिस्टम रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ये इक्वेशन हम यूज करते हैं। तो क्या है ऑप्शन, नॉन फ्लो रिवर्सिबल प्रोसेस, पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो गया। स्टडी फ्लो के लिए तो नहीं यूज करते हैं, इंटीग्रेशन माइनस VDP हम यूज करते हैं स्टडी फ्लो के लिए। ओपन सिस्टम के लिए वही स्टडी फ्लो मतलब ओपन सिस्टम हो गया, ये भी नहीं होगा। एनी सिस्टम तो होगा ही नहीं क्योंकि ये हम स्टडी फ्लो के लिए यूज नहीं करते हैं। सो द करेक्ट आंसर विल बी नॉन फ्लो रिवर्सिबल प्रोसेस। तो ये नॉन फ्लो वर्ड आप ध्यान रखें, क्लोज सिस्टम से रिलेटेड है। रिवर्सिबल यहां पर कंडीशन होना बहुत ही जरूरी है, रिवर्सिबल प्रोसेस होगी तभी हम यहां पर पीडीवी लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 134 क्या बोल रहा है, द डिस्प्लेसमेंट वर्क डन बाय ए सिस्टम इज गिवन बाय पीडीवी इज वैलिड फॉर। सेम क्वेश्चन आ गया, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने देखा था, बट अब यहां पर इसका पूछने का तरीका अलग है, यहां पर कंफ्यूजन हो सकता है आप लोगों को। तो ये पीडीवी हम कब यूज करेंगे, किसी भी प्रोसेस के लिए, एक क्वासी स्टैटिक प्रोसेस के लिए, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के लिए, या ए नॉन क्वासी स्टैटिक प्रोसेस के लिए। तो देखिए किसी भी प्रोसेस के लिए इसको तो हम यूज नहीं कर सकते। आप खुद बताइए, अगर स्टडी फ्लो होगा तो क्या हम इसको यूज कर सकते हैं क्या नहीं। तो ये ऑप्शन जो है ये तो गलत हो गया। अब BCD आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, आइसेंट्रोपिक मतलब एंट्रोपी कांस्टेंट, तो क्या जरूरी है क्या हम इसे आइसेंट्रोपिक के लिए यूज करें, ऐसा तो कुछ एजप्शन नहीं होता है इसके लिए, तो ये भी गलत। ए क्वासी स्टैटिक प्रोसेस और ए नॉन क्वासी स्टैटिक। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस क्या होता है, क्वासी मतलब होता है ऑलमोस्ट, स्टैटिक मतलब रुका हुआ। क्वासी मतलब क्या होता है, ऑलमोस्ट। स्टैटिक मतलब स्टेशनरी, ऐसी प्रोसेस जो कि ऑलमोस्ट क्या है, स्टेशनरी। तो ऑलमोस्ट स्टेशनरी प्रोसेस का मतलब क्या हो गया, ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो यही तो मैंने आपको बताया था कि ये जो इक्वेशन है ये किसके लिए हम यूज करते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एक क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। नॉन क्वासी स्टैटिक के लिए तो नहीं होगा, नॉन क्वासी स्टैटिक इरिवर्सिबल प्रोसेस हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। तो ऐसे क्वेश्चन इजी होते हैं बट चारों ऑप्शन को आपको ध्यान से पढ़ना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 135 क्या बोल रहा है, ए नॉन फ्लो क्वासी स्टैटिक मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस अकर्स बिटवीन, अकर्स फॉर विच प्रेशर की इक्वेशन हमें दे रखी है। ओके, प्रेशर हमें दे रखा है कितना, -3V + 16, ये प्रेशर हमें दे रखा है। प्रेशर फंक्शन है वॉल्यूम का। ओके, ये P जो है ये बार में है, देखिए यहां पर लिखा हुआ है बार, इसको आप ध्यान से पढ़े। V इज द वॉल्यूम इन मीटर क्यूब, व्हाट इज वर्क डन व्हेन V चेंजेस फ्रॉम 2 to 6 मीटर क्यूब। अब देखिए क्वेश्चन में पहले हमें बोल दिया है नॉन फ्लो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस मतलब क्लोज सिस्टम रिवर्सिबल प्रोसेस, और क्लोज सिस्टम रिवर्सिबल प्रोसेस के केस में वर्क हम कैसे निकालते हैं, इंटीग्रेशन 1 से लेके 2 तक किसका, पीडीवी का। और प्रेशर हमें यहाँ पर दे रखा है वॉल्यूम के टर्म्स में। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। इंटीग्रेशन हमें कहाँ से कहाँ तक करना है, 1 से लेके 2 तक। तो इनिशियल वॉल्यूम जो है कितना है, 2 है, फाइनल वॉल्यूम कितना है, 6 है। प्रेशर की वैल्यू क्या रखेंगे, -3V + 16। अब यहाँ पर आपको ध्यान जो देना है कि यहाँ पर आंसर जो है वो जूल में दिया है, और ये जो प्रेशर हमने लिया है ये किस में लिया है, बार में। बार में लिया तो 10⁵ से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको पास्कल में कन्वर्ट करने के लिए। तो 10⁵ से आपने मल्टीप्लाई किया तो ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा 10⁵। इंटीग्रेशन हम करेंगे किसका, -3V का। तो -3V का इंटीग्रेशन करेंगे तो -3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। V का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, V²/2 बन जाएगा। और यहाँ पर लिमिट भी हमें लगानी है, लिमिट जो रहेगी ये 2 से लेके 6 तक रहेगी। प्लस कांस्टेंट है 16, 16 का इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में करना है हमें, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, देखिए ये एक और ब्रैकेट यहाँ पर लगा लीजिए, तो ये बन जाएगा आपका 16 × V। और यहाँ पर भी आपको लिमिट पुट करना होगा क्या, 2 से लेके 6 तक। अब कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करना है आपको, बिल्कुल ध्यान से कैलकुलेशन करना है। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे
तो आप इनमें से एक कोई आंसर को निकाल लेंगे। तो देख लेते हैं करेक्ट आंसर जो है क्या होगा इसका, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। मतलब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर जो आपको मिलेगा 16 इंटू 10⁵ जूल। 10⁵ आप रखिए इधर ही, यहाँ पर अंदर इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 16 आएगी, ये अब ध्यान रखें। ओके, शायद इसका सॉल्यूशन भी दिया होगा तो उसको भी आप क्रॉस वेरीफाई कर ले, देख लीजिए। यहाँ पर भी इंटीग्रेशन किया है, जो इक्वेशन मैंने बनाई है वही इक्वेशन यहाँ पर बनी हुई है, तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, 16 इंटू 10⁵। तो आप ध्यान रखिए जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको इंटीग्रेशन करना होगा। प्रेशर आपको दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, तो और इंटीग्रेशन करते समय आप ध्यान रखें कि यहाँ पर 1 से लेके 2 तक होता है, तो जो इनिशियल वॉल्यूम है वो आप नीचे लें, फाइनल वॉल्यूम को ऊपर लें। अगर आपका कंप्रेशन हो रहा है तब भी, तो तब क्या होगा, आंसर नेगेटिव में आ जाएगा, तो उससे हमें समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर हमें वर्क करना पड़ रहा है। आप ऐसा ना सोचे कि अगर हमें कंप्रेशन है तो फिर हम इसको चेंज कर देंगे। अच्छा, वहां पर मैग्नीट्यूड पूछा है तो फिर उसके अकॉर्डिंग आप आंसर करें, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल होते हैं ऐसे, बट वही साइन में गड़बड़ी हो जाती है। अब मेंस का जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें डेफिनेटली ऑप्शन ऐसे क्रिएट किए जाएंगे, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ थर्मोडायनेमिक्स के, तो डेफिनेटली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, in a cyclic process the heat transfer are +30 -60 and +10 and +60। देखिए साइक्लिक प्रोसेस है जिसमें हीट ट्रांसफर कितना हो रहा है, +30 हो रहा है, -50 हो रहा है, -10 हो रहा है और +60 हो रहा है। 4 प्रोसेस है साइकिल के अंदर, चारों प्रोसेस में हीट ट्रांसफर हमें दे रखा है। द नेट वर्क फॉर द साइक्लिक प्रोसेस, तो नेट वर्क अगर निकालना है तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, नेट हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू नेट वर्क ट्रांसफर। तो देख लीजिए इन सबको आप ऐड कर दीजिए, इन सबको आप ऐड कर देंगे तो क्या आएगा, -60 +60 कैंसिल आउट, +30 विल बी द आंसर। ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाते हैं तो ये तो पूरे पूरे मार्क्स देकर जाएंगे, जब तक गलती ना करो, नहीं तो गलती अगर कर दी तो नेगेटिव भी देके जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 137। ए सिस्टम एग्जीक्यूट ए साइक्लिक प्रोसेस ड्यूरिंग विच देर आर 2 प्रोसेसेस एज गिवन बिलो। 2 प्रोसेस है, 1 से 2, देखिए यहां पर ध्यान से पढ़ना है, Q12 है, Q12 460 किलो जूल और Q221 ये -100 किलो जूल। W122 210 किलो जूल, डेफिनेटली निकालना होगा W221। यस, तो ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, ये क्वेश्चन को डायग्राम से भी हम कर सकते हैं, डायग्राम के फॉर्म में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपने देखा होगा कि 1 से 2 हम जा रहे हैं अलग अलग पाथ से, तो डेफिनेटली यहाँ पर भी वही हो रहा होगा, यहाँ पर अलग पाथ से हम जा रहे हैं तभी अलग हीट और वर्क इंटरेक्शन हो रहा है, यहाँ पर वापस रिटर्न जो आ रहे हैं वो अलग पाथ से आ रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि सपोज 1 से 2 हम गए, तो 1 से 2 हम गए तो यहाँ पर हीट कितना ट्रांसफर हो रहा है, 460 प्लस है ना, तो 460। इस प्रोसेस में हमें वर्क मिल रहा है, कितना मिल रहा है, 210। तो 1 से 2 जाने पर इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज आएगा, तो इंटरनल एनर्जी हीट 460 हम दे रहे और वर्क मिल रहा है 210, तो इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। यहां पर अगर हमारा U1 है तो यहां पर इंटरनल एनर्जी कितनी हो जाएगी, U1 तो रहेगा ही रहेगा, प्लस साथ में कितना बढ़ जाएगा क्योंकि हीट ट्रांसफर किया ना अपन ने, तो ये हो जाएगा 460 माइनस 210 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50, 250, 250। तो ये U2 जो है कितना मिल जाएगा, U2 आपको मिल जाएगा U1 प्लस 250, तो चेंज आपको देखने को मिलेगा कितना, 250। अब देखिए वापस हम रिटर्न आ रहे हैं, हम 2 से 1 आ रहे हैं, 2 से 1 आ रहे हैं। अब 2 से 1 में क्या हो रहा है, देखिए हीट इंट्रैक्शन जो है कितना है, -100, मतलब हीट निकल रहा है, यहां पर हीट निकल रहा है, तो वर्क कितना होगा, तो
वापस यहां पर हम आएंगे तो इंटरनल एनर्जी वापस उतनी हो जाएगी। तो देखिए यहां पर इंटरनल एनर्जी कितनी है U1 प्लस 250 और हीट यहां पर निकल रही है कितनी -100। तो ये वापस U1 कब होगा, देखिए 250 में से ये निकल गया 100, तो कितना और यहां से निकले कि ये U1 बन जाए, कितना और यहां से निकालना पड़ेगा, 150 और निकालना पड़ेगा। 150 प्लस 100 ये 250 हो गया ना। ये 250 अगर यहां से निकाल लेंगे तो ये वापस 1 पर आ जाएगा और कितना बनेगा U1 बन जाएगा। तो देखिए बिना किसी फॉर्मूले से मैंने आंसर निकाल दिया है, 150 किलो जूल वर्क हमें यहां पर मिलेगा। बाकी आप चाहो तो फॉर्मूला लगाकर भी निकाल सकते हो। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है साइन कन्वेंशन से रिलेटेड तो आप हर क्वेश्चन को कई तरीके से सॉल्व कर सकते। बाकी कन्वेंशनल तरीका तो मैं आपको बता देता हूं। आप फॉर्मूला लिखेंगे Q1 से 2 इज इक्वल टू U122 प्लस W122। तो यहां से U12 आ जाएगा। फिर आप लिखोगे Q221 इज इक्वल टू U221 प्लस W221। तो जो आपको यहां से ये मिलेगा कितना मिलेगा 2 - 1, ये मिलेगा आपको 250 मिलेगा। ये 250 की वैल्यू आप यहां पर पुट करेंगे। ये कितना है -100 है, -100 है ना, यस -100 है। ये 250 प्लस का है तो ये 250 माइनस का लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि प्लस का है, 1 से 2 में प्लस है तो 2 से 1 में माइनस होगा। तो W 2 से 1 में हमें यहां पर क्या मिल जाएगा, ये इधर आएगा तो ये बन जाएगा आपका 150, जो कि आंसर है ऑप्शन सी। ये कन्वेंशनल तरीका होगा। देख लेते हैं, यस ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट। देखिए यहां पर आप देखेंगे एक ऑप्शन आपका -150 भी है, तो कंफ्यूज करने के लिए ये ऑप्शन दिया हुआ। थोड़ी सी आपने गड़बड़ करी तो आपका आंसर भी नेगेटिव में आ सकता है अगर आपने साइन कन्वेंशन का ध्यान नहीं दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 138 क्या बोल रहा है, ए बॉडी ऑफ मास 20 kg फॉल्स फ्रीली इन वैक्यूम, it has fallen through a vertical distance 50 meter. The gravitational acceleration may be assumed to 10 meter per second square. What is the thermodynamic work done by the body? अब देखिए यहां पर क्वेश्चन में हमें बोल दिया है कि ये फ्रीली फॉल हो रही है वैक्यूम में, और वैक्यूम में अगर है इसका मतलब कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा, उसको कोई अपोज करने वाला नहीं होगा, और जब तक अपोज करने वाला नहीं होगा तब तक कोई वर्क इंटरेक्शन नहीं होगा। हम ऑलरेडी कई बार ये चीज देख चुके हैं। तो यहां पर आप कैलकुलेशन करने मत बैठ जाइएगा, कोई कैलकुलेशन की ही जरूरत नहीं है। क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो उसी से आपका आंसर आ जाएगा। तो वैक्यूम के अगेंस्ट कोई वर्क इंटरेक्शन नहीं होता है, ये बात आप ध्यान रखें। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, देयर विल बी नो वर्क इंटरेक्शन, मतलब ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 139 क्या बोल रहा है, ए क्लोज गैसेस सिस्टम अंडरगोज ए रिवर्सिबल कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। क्लोज सिस्टम है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, और प्रेशर हमें दे रखा है, कितना दे रखा है 2 बार दे रखा है, ओके। इन विच 100 किलो जूल ऑफ हीट इज रिजेक्टेड एंड वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम 0.2 मीटर क्यूब टू 0.1 मीटर क्यूब। देखिए वॉल्यूम जो है क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और हीट जो है क्या हो रही है, रिजेक्ट हो रही है। क्लोज सिस्टम है ये, ओके। तो क्या बोला है, इंटरनल एनर्जी सिस्टम की, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यहां पर लगा लेंगे हम, आसान क्वेश्चन है। तो देखिए डेल क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में वर्क इंटरेक्शन जो होता है कितना होता है, ये होगा आपका पीडीवी। तो ये वर्क इंटरेक्शन हमें पता चल जाएगा। तो पहले पीडीवी की वैल्यू निकाल लेते हैं। प्रेशर है 2,
इंटू 10⁵ लिख लेता हूं मैं, पास्कल में कन्वर्ट कर लिया। आगे चल के 1000 से डिवाइड करूंगा तो किलो जूल में आंसर आ जाएगा मेरा वर्क इंटरेक्शन, जो कि यहाँ पर ऑप्शन में भी किलो जूल दे रखा है। वॉल्यूम में चेंज हमें देखने को मिल रहा है, फाइनल वॉल्यूम कितना है 0.1, तो 0.1 माइनस 0.2, तो ये माइनस रहेगा, मतलब वर्क हम कर रहे हैं, तो ये कितना जाएगा 0.1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 2 इंटू 10⁵ इंटू 0.1, तो ये बन जाएगा 2 इंटू 10⁴ जूल, और इसको हम लिख सकते हैं 20 किलो जूल के बराबर। ये पीडीवी वर्क आ गया 20 किलो जूल। ओके, और ये माइनस साइन साथ में रहेगा, मतलब माइनस रहेगा। अब क्या बोल रहा है यहां पर 100 किलो जूल ऑफ हीट इज रिजेक्टेड, ये 100 किलो जूल हीट जो है रिजेक्ट हो रही है, मतलब ये नेगेटिव रहेगा, -100। चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमसे पूछा है, तो और वर्क जो रहेगा ये भी कितना रहेगा -20, ये इधर आएगा तो इंटरनल एनर्जी -80 किलो जूल। ऑप्शन में है क्या ऐसा कुछ? यस, चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी -80 किलो जूल। इंटरनल एनर्जी जो होगी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। यस, चलिए आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ हीट ट्रांसफर एंड वर्क ट्रांसफर फॉर द प्रोसेस ऑफ ए थर्मोडायनेमिक साइकिल आर गिवन बिलो। तो 4 प्रोसेस है, इन चारों में वर्क और हीट ट्रांसफर हमें दे रखा है एक टेबल के फॉर्म में, और ये किलो जूल में, ये भी आप ध्यान रखें। क्या पूछा है, द थर्मल इफिशियंसी ऑफ द साइकिल एंड द वर्क रेशियो विल बी रिस्पेक्टिवली। तो सबसे पहले हम बात करते हैं थर्मल इफिशियंसी की। थर्मल इफिशियंसी का मतलब क्या होता है, नेट वर्क अपॉन हीट सप्लाई। तो नेट वर्क हमें यहां से निकालना है, उसके लिए हम कितना हीट सप्लाई करेंगे वो भी हमें निकालना है। तो नेट वर्क, ये वर्क की टेबल दे रखी है चारों प्रोसेस में, तो इन सभी को जोड़ दीजिए आप, तो नेट वर्क आ जाएगा। तो ये 300 प्लस 250 कितना हो जाएगा 550। 550 में से आप माइनस कर देंगे 250 माइनस 100, मतलब 350 आप माइनस कर देंगे, तो ये 250 से 250 कैंसिल आउट हो गया, कितना बचेगा 200 बचेगा। हीट सप्लाई, अब देखिए हीट सप्लाई यहाँ पर 300 है, 0 है, -100 है, 0 0, तो इन दोनों में तो कोई हीट सप्लाई नहीं हो रहा है। हीट सप्लाई जो होता है हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, तो ये 300 जो रहेगा ये हीट सप्लाई होगा यहाँ पर। तो ये इफिशियंसी परसेंटेज में हमसे पूछा है, तो ये आ जाएगा आपका कितना 200 डिवाइडेड बाय 3, तो ये बन जाएगा 66.67। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है यहाँ पर विच इज 67% हम लिख सकते हैं। ऑप्शन तो यहाँ पर 66 दे रखा है, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। 200 को आप डिवाइड करोगे 3 से तो ये परसेंटेज आ जाएगा 66.67, तो 66 यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखिए एक और चीज यहाँ पर हमसे पूछी गई है वर्क रेशियो। तो वर्क रेशियो जो होता है ये क्या होता है, वर्क रेशियो आप ध्यान रखें कि जो हमारा नेट वर्क होता है और नेट वर्क और टरबाइन वर्क का जो रेशियो होता है, अब टरबाइन वर्क मतलब पॉजिटिव वर्क, ये आप ध्यान रखें। नेट वर्क और पॉजिटिव वर्क का जो रेशियो होता है इसे हम बोलते हैं क्या, वर्क रेशियो। ये पावर प्लांट का कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखें। तो देखिए नेट वर्क की अगर मैं बात करूं तो नेट वर्क जो होगा कितना होगा, ये तो अपन थोड़ी देर पहले ही निकाल चुके हैं। नेट वर्क जो रहेगा 200 रहेगा। ओके, वर्क रेशियो जो होता है इसको अपन W से डिनोट करते हैं, ये कहलाएगा नेट वर्क डिवाइडेड बाय पॉजिटिव वर्क। मैं ऐसा लिखता हूं इसको, वहां पर टरबाइन वर्क लिखा है क्योंकि टरबाइन में ही हमें वर्क मिलता है। नेट वर्क तो 200 रहेगा और पॉजिटिव वर्क कितना है, पॉजिटिव वर्क है 300 प्लस 250 मतलब 550। एक्चुअल में हमें मिल रहा है 550, बट कुछ वर्क हमें करना भी पड़ रहा जा रहा है, इसलिए फिर वो नेट वर्क क्या आ जाता है, कम आ जाता है। ये -100 माइनस 250 मतलब -350, ये वर्क हमें करना पड़ रहा है, इसलिए नेट वर्क हमारा कम हो जाता है। एक्चुअल में मिल जो रहा है कितना मिल रहा है, ये 550 मिल रहा है।
तो इन दोनों का रेशियो आप निकालेंगे तो ये बन जाएगा आपका 0.36 बन जाएगा, नेट वर्क डिवाइडेड बाय पॉजिटिव वर्क। ओके, और इसके अलावा एक और टर्म आती है बैक वर्क रेशियो। बैक वर्क रेशियो जो होता है इसको हम ऐसा लिखते हैं, देखिए आपको याद रखना है तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, वर्क रेशियो प्लस बैक वर्क रेशियो जो होता है क्या होता है, 1 होता है। तो बैक वर्क रेशियो जो है क्या बन जाएगा आपका 1 माइनस वर्क रेशियो, ये वर्क रेशियो है, वर्क रेशियो। तो यहां पर ये बन जाएगा आपका 1 माइनस वर्क रेशियो, और इसका फॉर्मूला भी आप निकाल सकते हैं, ये आएगा आपका पॉजिटिव वर्क को हम कंपेयर करते हैं किससे, नेगेटिव वर्क से। ओके, तो ऊपर आएगा पॉजिटिव वर्क, नीचे आ जाएगा नेगेटिव वर्क। तो ये थर्मोडायनेमिक्स के अंदर आ गया क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर थर्मल इफिशियंसी और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लग रहा था इसलिए। बाकी वर्क रेशियो और बैक वर्क रेशियो का जो कॉन्सेप्ट होता है ये पावर प्लांट के अंदर आता है, वहाँ पर हम उससे रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे। ओके, तो टोटल 20 क्वेश्चंस देखे हमने इस सेशन में। ओके, आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। सेशन की पीडीएफ के लिए मस्ट ज्वाइन अवर पब्लिक टेलीग्राम ग्रुप AEC प्लस ऐप एंड YT डिस्कशन चैनल। और सेशन अगर आपको पसंद आ रहा है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें कि सेशन आपको कैसा लगा। सो थैंक यू वेरी मच टू ज्वाइन द सेशन। मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। गुड बाय, टेक केयर।